अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके आज के लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके बाद हमारा आज का पहला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इसमें 10 पॉइंट्स जो हैं वो लिखे गए हैं और ये 10 पॉइंट्स जो हैं यहाँ आपकी बुक में इस पेज पर सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। ये सारी वही बातें हैं जो हमने पहले भी पढ़ ली हुई हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत सारी होती हैं, हमारे जो ब्लड है उसके हुजम को बरकरार रखती हैं, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखती हैं। इसमें 75% जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है और 25% जो है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा फिब्रिनोजिन नाम की रेशानुमा प्रोटीन्स भी होती हैं फाइबर लाइक, जो कि क्लॉटिंग जो है वो करती हैं और क्लॉट बनाने में मददगार साबित होती हैं। फिर गैसेस दो तरह की हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है खून के लिए, खून के जरिए। उसके बाद बहुत सारे इनऑर्गेनिक आयंस, मटेरियल्स, मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं बॉडी ब्लड के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्ट किए जाने चाहिए मुख्तलिफ जगहों पर। हमारा ब्लड डिफेंस का काम भी करता है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, जो कि हमला करने वाले, इन्वेडिंग का मतलब होता है हमला करने वाले माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को हमारे जिस्म में जब वो अटैक करते हैं तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। ब्लड में कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम भी पैदा करने की सलाहियत है लिम्फोसाइट्स की वजह से, जिसकी वजह से हमें इलाज की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा ब्लड और हमारी पूरी बॉडी किसी भी जरासीम के ख़िलाफ़ जो है वो फाइट हार जाए। तो फिर मेडिकेशन के थ्रू और मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स वगैरह के थ्रू जो है वो इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि ये खुद ही, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये खुद ही जो है वो फाइट करता है अगेंस्ट जर्म्स। उसके बाद हमारे ब्लड में इंटरफेरॉन्स हैं और एंटी टॉक्सिन्स हैं जो कि जहरीले मुरक्कबात के असर को दफ़ा करती हैं। इंटरफेरॉन्स इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स इन नेचर्स हैं, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के जो टॉक्सिन्स हैं और उनके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनका असर ज़ायल करने की कोशिश करती हैं। हमारा जो ब्लड है ये बफर का काम करता है, ना ये ज़्यादा एसिडिटी कॉज करने देता है, ना ये ज़्यादा बेसिसिटी कॉज करने देता है, और इसकी पीएच भी तकरीबन न्यूट्रल है, 7.45 के करीब है। फिर हमारा ब्लड जो है ये होम्योस्टेसिस भी करता है, यानी ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होता है पेरिफेरी की तरफ स्वेट उतना ज़्यादा पैदा होता है, जो हीट एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है और इस तरह से जो मिनरल्स और नमकियात का बैलेंस है वो भी बरकरार रहता है। उसके बाद फिर जो हमारा ब्लड है ये मटेरियल्स के एक्सचेंज करने में मदद देता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड पैदा करता है, यानी टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में एक बारीक सी थिन लेयर पैदा करता है फ्लूइड की, जिससे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इंटरनल एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी हमें बचाता है, क्योंकि ये हेपारिन, हिस्टामिन नाम के कंपाउंड्स पैदा करता है, जिसकी वजह से सोजिश पैदा होती है, किसी जगह जलन और सूजन पैदा होती है और हमें मालूम होता है कि यहाँ कोई अटैक हुआ है, यहाँ कोई गड़बड़ हुई है हमारी बॉडी के साथ और हमें उसको देखने की ज़रूरत है। तो ये तमाम काम जो है ये हमारा ब्लड करता है, सर अंजाम देता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। जैसे कि मैंने सेंटर में 2 हेडिंग्स बना छोड़ी हैं। 2 डिसऑर्डर्स जो है वो आपकी सिलेबस में है। एक है ल्यूकीमिया जो कि है ब्लड कैंसर, और दूसरा है थैलेसीमिया। थैले का मतलब थैलेसा का वर्ड से निकला है, थैलेसीमिया का वर्ड जिसका मतलब है सी, और हेमिया का जो वर्ड है वो ब्लड के लिए इस्तेमाल होता है, इसको कोलेज एनीमिया भी बोलते हैं। पहले बात कर लेते हैं ल्यूकेमिया की, जो कि है ब्लड कैंसर। असल में वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स पर होने वाला ये इफेक्ट करने वाला सुयर किस्म का डिसऑर्डर है और इसमें एबनॉर्मल सेल्स की डेवलपमेंट हो जाती है। ये एबनॉर्मल सेल्स जो है, कैंसरस सेल्स जो है ये पैदा होते हैं। कैंसरस सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि तेज रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर पैदा हो रहे होते हैं और ये नॉर्मल नहीं होते और ये अपना फंक्शन नॉर्मल वे में परफॉर्म भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल जो है एक मखसूस जो तादाद है इनकी उसमें ब्लड में होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर ये हो जाते हैं, उससे कम ये ज़्यादा हो जाते हैं और अब नॉर्मल भी इकट्ठे हो जाते हैं तो ब्लड की जो फंक्शनिंग है नॉर्मल वो ख़राब हो जाती है। तो ल्यूकीमिया जो है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स आगे से मुख्तलिफ तरह के ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, उनमें भी आगे से मज़ीद किस्में हैं। तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं इसकी भी आगे से क्योंकि किस्में हैं, इसलिए जो ब्लड कैंसर है इसको भी मखसूस जो टाइप्स हैं उसमें डिवाइड किया गया। मिसाल के तौर पर न्यूट्रोफिलिक ल्यूकीमिया, इओसाइनोफिलिक ल्यूकीमिया, फिर बेसोफिलिक ल्यूकीमिया है, मोनोसाइटिक या लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। तो ये बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर है, बहुत हद तक ये जानलेवा भी साबित होता है, किसी हद तक इसका इलाज भी मुमकिन है। इसमें बोन मैरो को इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे पेशेंट का जो ब्लड है उसको रेगुलर बेसिस पर चेंज करना पड़ता है डोनर्स के थ्रू, और जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उससे ही इसका मेन जो हल है वो निकाला जाता है। और बाज़ दफ़ा ये जो कैंसर है ये इतना फैल चुका होता है और इसके इतने ड्रास्टिक इफेक्ट होते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी ये काम नहीं होता। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये बहुत एक्सपेंसिव जो है ट्रीटमेंट है। अगली डिजीज़ है थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया का जैसे मैंने आपको वर्ड बता दिया, ये कोलेज डिजीज़ कहलाती है, क्योंकि थॉमस बी कोले जो अमेरिकन बच्चों के डॉक्टर थे, पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, बच्चों की स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। हीमोग्लोबिन इस जो बीमारी है उसमें एबनॉर्मल बनती है। आपको पता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये ऐसी प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स पे पाई जाती है, और जब ये सही नहीं बनती तो माइक्रोसाइट्स छोटे साइज के सेल्स पैदा होते हैं हमारी तिल्ली के अंदर, जो स्प्लीन कहलाती है, जिसकी वजह से स्प्लीन जो है वो एनलार्ज हो जाती है, फूल जाती है, सूज जाती है, क्योंकि उसको अबनॉर्मल रेट पे काम करना पड़ता है। जब स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है अबनॉर्मल लेवल पर तो इसको स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं, और ये बोन्स और स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। बोन्स और स्किन पर इसके चेंजेस के इफेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट का जो ब्लड है उसको परमानेंट बेसिस पर यानी मखसूस मुद्दत के साथ साथ जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है नॉर्मल ब्लड के साथ, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो सही से अपना काम सरअंजाम नहीं दे रही है। तो इसका हल भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। अगेन ये एक एक्सपेंसिव तरीका है इलाज का, और उसमें भी 100% अभी तक जो कामयाबी है वो नहीं देखी गई इलाज के रेफरेंस से। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो बहुत आपको पता है कि इन मोस्ट केसेस डज नॉट हैव बीटा चेन्स इन इट, इंस्टेड एफ चेन। हीमोग्लोबिन का हमने पढ़ा था कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं, जब हमने प्रोटीन्स का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इस बात को डिस्कस किया था। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी एक बीटा चेन के बजाय जब फीटस डेवलपमेंट पा रहा होता है मदर की बॉडी के अंदर, तो उस वक्त जो हीमोग्लोबिन की चेन उसमें बनी होती है वही रह जाती है, जिसको हम कहते हैं एफ चेन। उसकी वजह से ये बीमारी पैदा होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे पंपिंग ऑर्गन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हार्ट। हमारा हार्ट एक छोटा सा मुट्ठी के जितना तकरीबन एक पंपिंग ऑर्गन है, जो कि बाहर की तरफ एक छोटी सी गुलाफ लाइक स्ट्रक्चर में जो है हेल्ड हुआ होता है। इस गुलाफ लाइक स्ट्रक्चर को, जो कि हार्ट के बाहर होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ ये गुलाफ के जैसा स्ट्रक्चर जो है इसने हार्ट को कवर किया होता है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान में एक थोड़ा सा फ्लूइड होता है और उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और दोनों के दरमियान में ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि हार्ट के बाहर के अतराफ को, हिस्से को मॉइस्ट रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको लुब्रिकेट करता है, उसको इंजरीज से बचाता है, इसे पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो पेरिकार्डियल कैविटी वो खाली जगह जो हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान में है। पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन है जो कि बाहर गुलाफ की तरह हार्ट को उसने लपेटा हुआ है और उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड एक सयाल सा मादा है, जो कि सयाल सा मादा और लिक्विड इन नेचर है, जो कि हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, कुशन करता है, इसको प्रोटेक्शन देने के साथ साथ लुब्रिकेट भी करता है। अब जो हार्ट की वॉल है, उसकी जो दीवार है, वो 3 तरह की लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। जो सबसे बाहर की तरफ होती है वो कहलाती है एपिकार्डियम, और जो दरमियान में होती है वो कहलाती है मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है वो कहलाती है एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट की वो लेयर है जो स्पेशल टाइप के मसल से मिलकर बनती है। उन मसल्स को कहते हैं कार्डियक मसल, जो प्योर हार्ट के मसल्स हैं। कार्डियक मसल्स की जो पिक्चर है वो आपकी बुक में यहाँ बड़े अच्छे तरीके से लेबल करके दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ ड्रॉ भी की हुई है कि ब्रांच सेल्स होते हैं, लंबे सिलेंड्रिकल से स्ट्रक्चर हैं ये सेल्स, इनके प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। हर जो 2 सेल है उनके दरमियान में एक स्पेसिफिक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और इसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है इसका, मायोकार्डियम का कार्डियक टिश्यू, जो कि हार्ट की फंक्शनिंग को एनहेंस करता है। अगर हम हार्ट के मसल्स की वैसे बात करें तो हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें 2 तरह के फिलामेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक कहलाते हैं मायोफिब्रल्स और एक कहलाते हैं मायोफिलामेंट्स। इनमें 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो है वो ज्यादा मिकदार में पाई जाती हैं, मायोसिन और एक्टिन। इसीलिए कॉन्ट्रैक्टाइल है, पंपिंग है, और ये जनाब स्केलेटल मसल फाइबर में भी पाए जाते हैं, जो हमारी बोन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्ट में ये हार्ट की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, हार्ट को पंपिंग करने में मदद देते हैं, और हार्ट को एक रिदम से, जिसे हम रिदमिसिटी कह रहे हैं, उससे फंक्शन करने में
मददगार साबित होते हैं। हमारे जिस्म की सबसे बड़ी ब्लड वेसल जो कि एक छोटा सा गुंबदनुमा हिस्सा बनाती है और ये पीछे की तरफ ऐसे मूव करके नीचे आ जाती है, इसे आयोटा कहते हैं। इससे ऊपर की तरफ ब्रांचेस निकलती हैं जो हमारे बॉडी के ऊपरी हिस्सों की तरफ खून को सप्लाई करने में हेल्प आउट करती है। जब आयोटा पीछे की तरफ से बेंड होकर नीचे की तरफ ब्रांचेस देना शुरू करती है तो हम इसे डिसेंडिंग आयोटा कहते हैं। हार्ट में दो पल्मोनरी आर्टरी एंटर करती हैं, एक राइट साइड पर है और एक लेफ्ट साइड पर है। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है, वो वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाएगी, ताकि जब इसको लंग्स में भेजा जाए तो वहां पर खून जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाए, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में हो जाएगा इसको हार्ट के अंदर वापस लाने का काम है पल्मोनरी वेन का। अच्छा जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं वेना केवा की, जो कि दो सबसे बड़ी वेन है तो ये एक ही वेना केवा, लेकिन पोजीशन वाइज ये दो हैं। एक है सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर की तरफ है और एक है इंफीरियर वेना केवा जो नीचे की तरफ है। ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा जिस्म के ऊपरी तरफ से सारे खून को इकट्ठा करके हार्ट के राइट एट्रियम में लेकर आती है, और इंफीरियर वेना केवा भी नीचे के तरफ से सारा खून इकट्ठा करके राइट एट्रियम तक लेकर आती है। राइट एट्रियम वो खाना है जो पहला इस तरफ दाएं तरफ का खाना है, और तमाम जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करेगा और इसको भेजेगा फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के अंदर एक छोटे से सुराख की ओपनिंग से खुलती है। इस सुराखनुमा ओपनिंग को वॉल्व कहते हैं, क्योंकि ये सुराखनुमा ओपनिंग एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ खोल रही है ओपनिंग को, तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं। वैसे इसका नाम ट्राइकस्पिड वेल्व है इसलिए क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं टिश्यू के, मसल्स के, जो कि गार्ड करते हैं इस ओपनिंग को। मिसाल के तौर पर ये आपको ओपनिंग जो है खुली हुई कुछ इस तरह से नजर आएगी सेंटर में इन फ्लैप्स की वजह से, और इसकी पिक्चर आपको आपकी बुक में यहाँ पर भी दिखाई गई है कि 3 फ्लैप हैं, 1 2 3। ओके जी, यहाँ पर छोटे छोटे टेंडन लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कॉर्डी टेंडेनी कहते हैं। ये रस्सी की तरह जो है वो काम सर अंजाम देते हैं, सख्ती तनाव फराहम करते हैं, वॉल्व की ओपनिंग को गार्ड करते हैं, उसे खोलने में मदद देते हैं। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से जनाब आ जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। राइट वेंट्रिकल इसको ऊपर की तरफ भेजती है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी आके जाके 2 ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है, एक दाएं और एक बाएं। दाई जो आर्टरी होगी पल्मोनरी आर्टरी वो दाएं लंग में खुलेगी, जो बाई पल्मोनरी आर्टरी है वो बाएं लंग में खुलेगी, और वहां खून को जो है वो ऑक्सीजनेट कराया जाएगा और उसमें मदद दी जाएगी। अब यहाँ पर एक अहम बात आपको बताना जरूरी है कि पल्मोनरी आर्टरी की बेस पर आपको सेमी लूनर वेल्व नजर आएगा। इसको सेमी लूनर इसलिए कहते हैं क्योंकि आधे चांद की जैसी इसकी शक्ल होती है, और ये खून को आगे की तरफ पंप करता है और पीछे बैक फ्लो जिसे हम कहते हैं पीछे आना उसको रोकता है। अब जब लंग्स से सारा खून ऑक्सीजनेट हो गया तो 2 पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जनाब आ जाएगा यहाँ पर, जो कि है हमारा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम एक वेल्व के थ्रू सारे के सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जिस ओपनिंग को मैं यहाँ पर वॉल्व कह रही हूँ ये वॉल्व होगा बाइकस्पिड वॉल्व। इसको बाइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व में 3 फ्लैप्स थे, वैसे ही इसमें 2 फ्लैप्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि गार्ड करते हैं ओपनिंग को और सुराख को पैदा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइकस्पिड वॉल है, और सेमीलूनर वॉल आप देख रहे हैं आधा चांद हिलाल के जैसे हैं, इसलिए इसका नाम सेमीलूनर वॉल है। तो जब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल इसको यहाँ से आयोर्टा की तरफ भेजेगा। ये डायरेक्शन होगी आयोर्टा, अब जा बजा ऊपर की तरफ ब्रांचेस पैदा करेगी और नीचे पीछे की तरफ से टर्न लेकर, ये देखें ये यहाँ पीछे की तरफ से टर्न लेगी जो कि आपको पीछे नजर आएगी हार्ट के, और वहां से डिसेंडिंग आयोर्टा बनाएगी। आगे जाके तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजरेगी और बहुत सारी ब्रांचेस पैदा करेगी ताकि तमाम जिस्म के ऑर्गन्स और हिस्सों में जो खून है उसको मुहैया किया जा सके। तो ये सारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था हार्ट का और इसका मेन फंक्शन था। मुख्तलिफ आर्टरीज और मुख्तलिफ वेन्स जब यहाँ से ब्रांच ऑफ होती हैं तो ये जो जाल बिछाती है जिस्म में, उसमें वो जिस ऑर्गन पर एंट्री लेती हैं और वहाँ पर खून फराहम करती हैं उसके मुताबिक उसका नाम रखा जाता है। मिसाल के तौर पर किडनी में पाई जाने वाली जो वेन है वो रीनल वेन होगी और आर्टरी जो कहलाएगी वो कहलाएगी रीनल आर्टरी।
और जो जिगर की तरफ वेन जाएगी वो हिपैटिक वेन जाएगी और हिपैटिक आर्टरी। एक हिपैटिक पोर्टल वेन भी होती है जो बड़ी वेन होती है, जो कि कनेक्ट करती है और एलिमेंट्री कैनाल के पास ये बड़ी जो है वो पोर्टल वेन इसलिए कहलाती है क्योंकि ये थोड़ा सा बाईपास करके ऊपर की तरफ लेकर जाती है। इसके अलावा इलियक आर्टरीज और इलियक वेन्स पाई जाती हैं, ये टांगों की तरफ जाती हैं। शोल्डर की तरफ जाने वाली और आर्टरीज होती हैं। हाई आर्टरी का नाम उसकी पोजीशन के हिसाब से रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो काम कैसे सरंजाम देता है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा और डिटेल में है, इसलिए मैं इस पूरे लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी और थोड़ी देर में आपको अगला पार्ट भी अपलोड करूंगी।